हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग फिर से कल की क्लास को निरंतर करते हैं। आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है क्लियर? जी सर। ओके, जी सर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल छोड़ा था लॉर्ड डलहौजी पर, और लॉर्ड डलहौजी से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कल पीडीएफ पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी? कल ग्रुप पे पीडीएफ भेजी थी मैंने, शीतल मैम, रानी मैम, पहुंचाई थी। पीडीएफ पहुंचा पहुंचाई थी दी ना? थी। जी सर। ओके, देखो हम लोग आज फिर से लॉर्ड डलहौजी के दो तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे। आज भी हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और हिस्ट्री का जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो इसी पार्ट में है जो आपका पूरा होगा। तो देखो, लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने कल बताया था कि उसका जो कार्यकाल था वो था 1848 से लेकर 1856, लगभग 8 साल तक इनका कार्यकाल रहा था। और इसके कार्यकाल में पहली जो घटना हुई थी वो हुई थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। मैंने आपको कल भी बताया था कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह जो थे, उनकी अगली जो आगामी शासन करने वाले जो लोग थे वो थे राजा दिलीप सिंह। तो राजा दिलीप सिंह को 1848 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में एक तरीके से हराते हैं। उनका नेतृत्व जो रहता है रानी जिंदल करती है। और उस रानी जिंदल के बाद 1848 में राजा दिलीप सिंह जो कम उम्र के रहने के कारण उनको तो लंदन पढ़ने भेजा जाता है, और सिख का जो राज रहता है उस राज को क्या करते हैं ये लोग, अंग्रेज अपने अंडर मिला देते हैं। तो पहला फैक्ट यहाँ से आता ना, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848 में हुआ था। और इसी 1848 के बाद पंजाब को अंग्रेजों ने 1849 में अधिग्रहित कर लिया था। ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर याद रखना कि सिक्किम का विलय इसी के समय हुआ था। और ये सिक्किम का विलय जो हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर अंग्रेजों पर कु आरोप या कु व्यवहार का आरोप लगाकर उसे क्या कर लिया था, हड़प लिया था। और एक नीति मैंने कल आपको बताई थी, विलय नीति या हड़प नीति, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन की नीति। तो इस नीति के तहत क्या है, अगर कोई राजा की संतान मर जाता था तो उसके राज्य को हड़प लिया जाता था। ये होती है विलय नीति, या विलय कर लिया जाता था, ये होती है विलय नीति। तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि लॉर्ड हड़प नीति किस वायसराय के द्वारा, मतलब एक तरीके से किस अंग्रेज के द्वारा चलाई गई थी, या किस गवर्नर जनरल के द्वारा चलाई गई थी। तो विलय नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। इसमें मैंने आपको कल कुछ राज्य भी बता दिया था कि सतारा, झांसी, ठीक है, कानपुर, वो जो क्षेत्र थे, नागपुर, ये सब क्षेत्र इस विलय नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, विलय नीति के तहत मिलाया था। एक फैक्टर मैं आपको कल बता चुका था। फिर अगला था चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जब मेघालय की जो शिक्षा नीति आई थी, उस शिक्षा नीति का रिव्यू करने के लिए, उस शिक्षा नीति का और आगे बढ़ाने के लिए, वो प्राथमिक स्तर पर था, ये उच्च शिक्षा में एक चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। मतलब एक तरीके का ये भी क्या था, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और शिक्षा को कहां तक आगे बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा तक आगे बढ़ाने के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। और ये चार्ल्स वुड करके एक व्यक्ति का नाम था, उसके आधार पर ये लेकर आया था। पिछली बार प्री में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चार्ल्स वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, तो उसमें लिखा था संविधान से है या उससे शिक्षा से है। तो इसमें आंसर जो था उसका शिक्षा से। ठीक है, आप प्रश्न पत्र है जो उठा के देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। फिर मैंने आपको कल ये भी बताया था कि भारत में प्रथम रेल लाइन का जो गठन हुआ था वो मतलब प्रथम रेल लाइन की जो शुरुआत हुई थी 1853 में, वो भी शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर के एरिया में पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो ये फैक्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद तार सेवा की शुरुआत 1853 में ही कोलकाता से आगरा तक एक तार सेवा की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन ये आते थे पहले पीएससी में कि तार सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुई। कब हुई? 1853 में हुई। कहां से कहां तक हुई थी? तो कोलकाता से आगरा तक हुई थी तार सेवा की शुरुआत। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और यहां से भी क्वेश्चन आया है और आते रहता है। देखो, लॉर्ड डलहौजी का जितना भी
फैक्ट है वो सबके सब फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इस फैक्ट से कई बार क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए लॉर्ड डलहौजी का तो शासनकाल भी याद रखना, उसके द्वारा किए गए काम भी याद रखना और उसका सन भी याद रखना पड़ेंगे। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848, सिक्किम का विलय 1849, विलय नीति 1849, ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पेच 1854, प्रथम रेल लाइन 1853 और तार सेवा की शुरुआत 1853, कहां से? कोलकाता से लेकर आगरा तक। फिर आपको मैंने कल बताया था कि चार्ल्स मेडकॉफ जो था उसने पहली बार एक मतलब डाकघर की शुरुआत की थी। मैंने आपको कल बताया था 1-2 साल के लिए आता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक्ट जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था और इसके तहत इसने डाक टिकट की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि डाक टिकट की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। या प्रथम पोस्ट ऑफिस एक्ट कब बना था? तो प्रथम पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में बनाया गया था, ठीक है। फिर एक विभाग बनाया था हम जिसे इसे सार्वजनिक विभाग के नाम से जानते हैं। सार्वजनिक विभाग मतलब जिसमें जनता इन्वॉल्व हो, जिसमें जनता जाके डायरेक्ट अपनी अपील कर सके या कोई सी चीज सरकार से मांग सके। तो सार्वजनिक विभाग बनाने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी था। और सार्वजनिक का मतलब ये होता है सबके आने जाने की क्या हो, उसमें व्यवस्था हो। तो ये सार्वजनिक विभाग जो है ये बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार। और एक सबसे बड़ा काम किया था इसने, देखो इन्होंने पंजाब में पंजाब का जो सिख शासक था उसको अपने अधीन कर लिया था। तो अंग्रेजों ने अभी तक की जो अपनी राजधानी थी दिल्ली, उस दिल्ली की राजधानी को ग्रीष्मकाल को छोड़कर, मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने किसको बना लिया? शिमला को बना लिया। तो एक फैक्ट यहां से याद रखना, शिमला भारत की राजधानी बनी। तो भारतीयों अंग्रेजों की 2 राजधानी थी, दिल्ली और शिमला। तो ग्रीष्मकाल में वो कहां पे प्रशासनिक काम करते थे? वो शिमला में काम करते थे। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत की दूसरी राजधानी जो थी वो शिमला को बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था। तो ये फैक्ट ये भी आता है यहाँ से। तो ये लॉर्ड डलहौजी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फैक्ट है, वो सब के सब फैक्ट जो है वो सब बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और कभी न कभी ये निश्चित रूप से एक ना एक क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आना रहता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद 2-3 लोग और आएंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि गवर्नर जनरल, वाइसराय तो वो सब महत्वपूर्ण है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग क्या करें, इन गवर्नर जनरल, वाइसराय को तो निश्चित रूप से आधुनिक भारत के तहत पढ़ के रखें। और बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश करोगे, अगर नहीं भी बनाएंगे तो मैं पीडीएफ दे रहा, आप उसको पढ़ने की कोशिश करना। 7-8 पेज है, उस 7-8 पेज में पूरा आधुनिक भारत कवर होता है इन वायसरायों के माध्यम से। युद्ध हम लोगों ने अलग देख लिए, इनकी घटनाएं इसमें सब शामिल है और इन्हीं घटनाओं के आधार पर बाकी चीजें हम जो पढ़ेंगे वो सब इसी में शामिल रहेगी। तो फिर से मैं यही कहूंगा कि जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल है उनके किए गए काम को हम परीक्षा की दृष्टि से याद रखें। और ये एक अच्छी रणनीति होगी, जब भी आप आधुनिक भारत पढ़े तो उस आधुनिक भारत में ये चीजें नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। फिर देखो लॉर्ड डलहौजी के बाद एक व्यक्ति आता है जिसे हम लॉर्ड कैनिंग के नाम से जानते हैं। अब कैनिंग भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है वो इसी के शासनकाल में हुआ था। 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। तो सबसे पहले 1856 में जब ये व्यक्ति बनता है तो एक एक्ट बनाता है, उस एक्ट का नाम रहता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो था वो ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से बनाया गया था। देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाया था सती प्रथा एक्ट, जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से बनाया था। विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था वो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था और वो बनाया था ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में आया? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था। उस समय तक वो गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल। अब किसके सहयोग से आया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से। क्वेश्चन 2 टाइप से आता है, अगर शासनकाल पूछा जाए तो कैनिंग, और अगर सहयोग पूछा जाए भारतीयों के इसमें तो ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है। ये दोनों फैक्ट इसमें से याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। अब यहां से 2-3 फैक्ट आते हैं कि जब इसका शासन चल रहा था तो 1857 में
भारतीय जो लोग थे उनके मन में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां थी उनके प्रति एक गुस्सा फूट रहा था, और वो गुस्सा फूटते फूटते एक स्थिति ऐसी बन गई जिसमें मंगल पांडे ने एक गोली से एक ऐसी विद्रोह की शुरुआत हुई जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, हम 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, और वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो इस 1857 की क्रांति में परिवर्तन ये हुआ कि जो कंपनी का शासन था उसे पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता जो थी, जो ब्रिटिश का राज था, वो स्थापित होता है। तो जब ब्रिटिश का राज स्थापित होता है उस समय ब्रिटिश जो शासन रहता है उसकी जो रानी रहती है वो रानी महारानी विक्टोरिया रहती है, और विक्टोरिया वहां से एक घोषणा पत्र निकालती है। उस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग जो रहता है वो इलाहाबाद में उसको पढ़कर सुनाता है। ठीक है, और इस 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ उसके तहत उन्होंने कुछ परिवर्तन किए, और वो परिवर्तन कुछ इस प्रकार के थे कि जो अब तक भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वाइसराय बनाया गया था। एक फैक्ट ये याद रखना। तो इसलिए कैनिंग जो है कंपनी का और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और भारत का प्रथम वाइसराय था। ठीक है, एक फैक्ट याद रखना, क्योंकि कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वाइसराय। अगर ये क्वेश्चन इतने तरीके से आते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, भारत का या भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वाइसराय तो लॉर्ड कैनिंग। तो इतने तरीके से ये फैक्ट आता है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आता ही है यहाँ से अंतिम प्रथम। और इसमें कंफ्यूज ना हुआ, बहुत सारे अंतिम प्रथम है। हम कभी कभी क्वेश्चन में लगा देते हैं लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन वो वाइसराय थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना 1856 की 62 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी सन विद्यासागर के सहयोग से 1857 क्रांति का जो विद्रोह हुआ था वो 1857 की क्रांति का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। एक फैक्ट यहाँ से याद रखना, 1857 की क्रांति पूरी ही मैं अलग पढ़ाऊंगा आपको, तो आप हम लोग डिटेल्स वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद बंबई, कोलकाता और मद्रास, इन 3 जगह पर हाईकोर्ट की स्थापना की गई। तो एक फैक्ट यहाँ से आता है कि बंबई, मद्रास और इसके अलावा कोलकाता में जो हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग, सॉरी वाइसराय के शासनकाल में हुई थी, और वाइसराय उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि एक साथ 3 जगह पर जो वाइसराय है, सॉरी जो हाईकोर्ट है उनकी स्थापना की गई थी। तो कहाँ की गई थी? तो बंबई, कोलकाता और मद्रास, इन तीनों जगह पर की गई थी। आज जो चेन्नई जिसे हम जिस नाम से जानते हैं वो पहले मद्रास कहलाता था, और जिसे आज मुंबई के नाम से जानते थे वो पहले बंबई कहलाता था, आप लोगों को पता है। तो बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना वाइसराय कैनिंग के समय पर हुई थी। फिर अगली चीज इसमें आती है कि भारत का जो पहला बजट था, आवाज आ रही है? क्लियर? बोर्ड दिख रहा है? सर आ रही है। ओके। भारत में पहली बार जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो वो वाइसराय कैनिंग के समय किया गया था, और उसमें क्या हुआ था, एक जेम्स विल्सन करके एक व्यक्ति है। जेम्स विल्सन एक अर्थशास्त्री थे, उनको अंग्रेजों ने बुलाया यहाँ ब्रिटेन से, और भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। आता है कई बार फैक्ट है कि भारत का जो पहला बजट था वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में प्रस्तुत किया गया था। उस समय वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 500 रुपए की आय पर जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो 500 रुपए की आय पर इसमें टैक्स लगाया गया था, ऐसा भी इसमें किया गया था। तो भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन 1860। क्वेश्चन यहाँ से आता है
कि भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1860 में प्रस्तुत किया गया था। और भारत का पहला जो बजट था वो किसके शासनकाल में आया था, तो वायसराय केनिंग के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये याद रखना। मैंने एक दिन आपको आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत जब एक्ट बताया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक आईपीसी बताई थी और एक सीआरपीसी बताई थी। तो ये पुलिस के द्वारा वो मतलब एक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कोड बनाए गए थे। तो इंडियन पेनल कोड की स्थापना 1861 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की स्थापना 1861, इन दोनों की जो शुरुआत हुई थी वो 1861 का भारत शासन अधिनियम जो था वो लॉर्ड कैनिंग के समय ही आया था, उसके शासनकाल में इन दोनों कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो आईपीसी जो है उसमें कोर्ट के द्वारा दंड दिया जाता है, जबकि सीआरपीसी जो है वो पुलिस की द्वारा की गई कार्रवाई का वर्णन उसमें किया गया है। ठीक है, तो आईपीसी और सीआरपीसी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आज भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून जो है पुलिस उसका उपयोग करती है। कई बार ऐसी मांग उठती रही है कि आज भी अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने पुलिस को बनाया गया था भारतीयों पर अधिकार जमाने के लिए, और उसमें ज्यादातर जो सैनिक लोग थे मतलब जो पुलिस थे वो सब भारतीय लोग थे। तो वो भारतीय लोग को से ही भारतीयों को क्या करते थे, मतलब एक तरीके से पिटवाते थे। तो आज भी प्रणाली तो वही है। बहुत बार मांग चल रही है, जब देश आजाद हुआ तो बोले हम अंग्रेजों का बनाया हुआ जो पुलिस या कानून है उसको चेंज करें, क्योंकि आज जो पुलिस की सेवा है वो सामाजिक एक तरीके से जन सेवा बन गई है, देशभक्ति जन सेवा ऐसा बोलते हैं उसको। हालांकि दिखती भी है वो, अगर व्यवहार में भी देखो तो ये बात अलग है कि कोरोना काल में आपने कई तरह के वीडियो देखे होंगे, लेकिन कोरोना काल में आपने बहुत अच्छे वीडियो भी देखे होंगे, ठीक है, जो कि आपके पास व्हाट्सएप वगैरह पे आए होंगे कि पुलिस की दो तरह की चीजें चल रही है, एक पुलिस कार्रवाई चल रही है और दूसरी चल रही है एक सामाजिक सेवा वाली। तो निश्चित रूप से जरूर कानून वही है, लेकिन बहुत सारे संशोधन की जरूरत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें क्या होगा, संशोधन भी होगा। तो लॉर्ड कैनिंग के समय से जो घटना हो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक रहते हैं और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण काम है, यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन वही आता है कि 1857 की क्रांति जो हुई तो 1858 में एक एक्ट आया था जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1858 बोलते हैं, और उस एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी जो थी उसके शासन को समाप्त करके लॉर्ड कैनिंग ने मतलब वाइसराय कैनिंग ने अपना पहला घोषणा पत्र जो रानी विक्टोरिया के द्वारा भेजा गया था, उस रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इन्होंने इलाहाबाद में पढ़ा था। उस समय एक भारत सचिव का पद क्रिएट किया गया था। उस भारत सचिव के पद के तहत वो भारत सचिव जो था वो इंग्लैंड में बैठता था, लंदन में, और वाइसराय जो था वो भारत में राज करता था। तो ये सारी व्यवस्था जो हुई थी वाइसराय कैनिंग के समय हुई थी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन, वैसे 1 साल के लिए रहता है, ज्यादा इसमें फैक्ट है, एक ही फैक्ट है, एक विद्रोह हुआ था, अलग से हम विद्रोह सब पढ़ेंगे, लेकिन लॉर्ड एल्गिन के समय एक ही घटना है, वहाबियों का विद्रोह 1863। वहाबी एक विद्रोह है, और ये विद्रोह जितने भी जैसे आदिवासी विद्रोह हुए या किसान विद्रोह हुए, तो ये स्वतंत्रता का विद्रोह हुआ, तो ऐसा ही वहाबी विद्रोह हुआ था 1863 में, जिसको कि दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो लॉर्ड एल्गिन के समय की एक घटना है वहाबियों का विद्रोह। सारे के सारा विद्रोह में आपको अलग से चार्ट में बताऊंगा निश्चित रूप से। यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना कि लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल 1 साल का रहता है, उसके शासनकाल में एक विद्रोह हुआ था जिसे हम वहाबियों का विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये लॉर्ड एल्गिन की घटना है, 1 साल के लिए आता है। उसके बाद जो व्यक्ति आता है उसका नाम रहता है सर जॉन लॉरेंस। तो लॉरेंस के समय की भी 2-3 घटना है। लॉरेंस को 1864 से लेकर 69 तक, मतलब 64 से 69 तक 5 साल के लिए व्यक्ति रहता है सर जॉन लॉरेंस, और इसको कहा जाता है कि ये भारत का रक्षक था और विजय का संचालक। इसे 2 टाइप के नाम से जाना जाता है। किस वायसराय को भारत के रक्षक के नाम से जाना जाता है, तो सर जॉन लॉरेंस को भारत के रक्षक के नाम से जाना जाता है। और किस वायसराय को विजय का संचालक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, तो 2 फैक्ट यहाँ से आते ही है। भारत का रक्षक किसे कहा जाता है, तो जॉन लॉरेंस को कहा जाता है, और विजय का संचालक किसे कहा जाता है, तो जॉन लॉरेंस को कहा जाता है। अब कभी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन में आप याद रखना कि सर जॉन लॉरेंस जो था, जो कि वाइसराय था, और वाइसराय के रूप में अगर मैं देखूं तो इसको 3रे नंबर पर आता है
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन और जॉन लॉरेंस। तीसरा वाइसराय जो था जिसे ऐसा कहा गया, ठीक है। फिर अब चूंकि भारत का रक्षक, इसे संचालक ऐसा कहा है, तो इसने क्या किया, जो भारत के बाद अफगानिस्तान जो था, जो कि भारत का ही पार्ट हुआ करता था, अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। मतलब लॉरेंस जो था उसने जो अपनी नीति अपनाई थी कि मुझे अफगानिस्तान वाले एरिया में क्या नहीं करना है, कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, इसको कहा जाता है अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है। तो पहला फैक्ट यहां से आता है कि किस वाइसराय ने अफगानिस्तान के साथ अपनी अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था, तो वो अपनाया था अफगानिस्तान के साथ। दूसरा फैक्ट याद रखना कि पहली बार भारत में क्या हुआ था, एक अकाल गिरा था 1868 के आसपास। ऐसा अकाल गिरा था कि उसमें लोग भूखे मरने लगे थे। तो सर जॉन लॉरेंस ने एक अकाल आयोग बनाया था और इस अकाल आयोग के तहत सर जॉर्ज कैंपेल जो है उसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया था और अकाल आयोग बनाकर उसने लोगों की क्या की थी, मदद की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम अकाल आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1868 के आसपास, ठीक है, 1868 में। इसलिए 1868 में क्योंकि उस समय एक भयंकर अकाल भारत में पड़ा था, इसलिए अकाल आयोग का गठन इसके द्वारा किया गया था। और कौन इसका अध्यक्ष था, तो जॉर्ज कैंपेल करके एक व्यक्ति था जो कि इसका अध्यक्ष था, जॉर्ज कैंपेल। तो यहां से फैक्ट याद रखना कि अकाल आयोग का, प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज कैंपेल था। किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉरेंस के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था, क्योंकि उस समय जो अकाल पड़ा था उसमें भयंकर भूखमरी हुई थी, इसलिए उसको उसका निराकरण करने के लिए अकाल आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष जॉर्ज कैंपेल को बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, वैसे एक बार और अकाल आयोग का गठन हुआ था उसके जस्ट बाद 10 साल बाद, तो इसलिए प्रथम अकाल का क्वेश्चन यहाँ से आता है, प्रथम अकाल आयोग का जो गठन था वो कब किया गया था या किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये दोनों फैक्ट आते हैं, ठीक है। और एक फैक्ट और है लॉरेंस का कि प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा जो है उसका प्रारंभ 1865 में हुआ था, ठीक है। प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ 1865 में हुआ था, अर्थात समुद्र में भी क्या है, टेलीग्राम सेवा शुरू हुआ है। एक टेलीग्राम मैंने आपको इधर बताया कि टेलीग्राम की शुरुआत, तार सेवा की शुरुआत किसने की थी, 1853 में लॉर्ड डलहौसी ने। लेकिन टेलीग्राम सेवा की शुरुआत 1865 में समुद्री, वो भी किसने की थी, लॉरेंस ने। यहां से क्वेश्चन ये आता है कि पहली बार समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत कब हुई थी, 1865 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, लॉरेंस के शासनकाल में हुई थी। तो ये एक फैक्ट है, ये याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। फिर ये हो गया लॉरेंस के कुछ फैक्ट। अब आता है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमेशा, क्योंकि लॉर्ड मेयो के दो काम ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन आते रहे हमेशा। तो 1869 से लेकर 72 3 साल तक लॉर्ड मेयो रहता है और लॉर्ड मेयो में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अजमेर का जो मेयो कॉलेज है वो किसने बनाया था, लॉर्ड मेयो ने बनाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि अजमेर का जो कॉलेज है वो किसने बनाया था, तो मेयो ने बनाया था, इसलिए उस कॉलेज का नाम ही अजमेर का मेयो कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना, राजस्थान में अजमेर का मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी, एक फैक्ट तो ये याद रखना। दूसरा इसमें याद रखना कि भारत में पहली बार वित्त का विकेंद्रीकरण किया गया था। वित्त का विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि जो मतलब वित्त था उसको केंद्र से क्या किया गया था, प्रांतों की ओर डिवाइड किया गया था, जिसे हमने देखा कि पंचायत का विकेंद्रीकरण किया गया। तो वैसा का वैसे ही विकेंद्रीकरण वित्त का किया था लॉर्ड मेयो ने, अर्थात जो केंद्र के अधीन जो पैसा होता था उस पैसे को इसने प्रांत की ओर क्या कर दिया था, मतलब डिवाइड करने की कोशिश की थी या किया था, इसलिए इसको कहा जाता है वित्त का विकेंद्रीकरण। तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि किस वाइसराय ने सबसे पहले वित्त का विकेंद्रीकरण किया था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्त का पहली बार विकेंद्रीकरण किया गया था। तो एक फैक्ट यहां से ये याद रखना। दूसरा याद रखना कि पहली बार कृषि के संबंध में इसने एक विभाग बनाया था जिसे हम कृषि विभाग के नाम से जानते हैं। मतलब वैसे विभागों की जो विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो 1861 में हो गई थी लॉर्ड कैनिंग के समय, है ना। लेकिन अलग अलग विभाग धीरे धीरे बन रहे थे, उसमें कृषि विभाग जो था उसकी स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी 1872 में। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। और कृषि विभाग जो बनाया था वो
किसके शासनकाल में आया था या किसने बनाया था? तो लॉर्ड मेयो ने बनाया था। एक फैक्ट यहाँ से आता है। तो कृषि विभाग जो है, जैसे विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई कि गृह विभाग बना, कृषि विभाग बना, राजस्व विभाग बना, वित्त विभाग बना, ये सब की जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन कुछ विभाग, सारे विभाग तो एक साथ बनाए नहीं गए थे। तो ऐसा विभाग जो कृषि विभाग जिसको बनाया गया था 1872 में, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है 1872। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसका है लॉर्ड मेयो का, वो है जनगणना की शुरुआत। पहली बार 1872 में एक अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत हुई थी, और वो शुरुआत जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि पहली बार जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन कैसा आता है कि पहली बार भारत में जनगणना का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? और अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो जो इसके बाद आने वाला है अगला, उसके शासनकाल में हुई थी। मैं बताऊंगा। अभी आप यहाँ से इतना याद रखना कि पहली बार प्रयास लिखा है यहाँ पर, पहली बार अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। तो ये सारे जो गवर्नर जनरल है या वाइसराय है, इसमें से बहुत सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है। एक एक फैक्ट यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट है। हम लोग वैसे भी परीक्षा की दृष्टि से वही फैक्ट पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में अक्सर आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो आज हम लोगों ने जितने पढ़े हैं, डलहौजी की मैं कल भी आपको थोड़ा सा बताया था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस या जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो। तो इनके जो फैक्ट है, ये फैक्ट आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। दूसरा ये है कि एक बार में मैं जैसे रोज ही आपको बता रहा हूं कि एक बार में नहीं याद होंगे। सन याद नहीं हो तो उनकी घटना से आप चीजों को याद रखें, एक दूसरे से रिलेवेंट करके चीजों को याद रखें, तभी याद होंगे। इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको इतनी आसानी से याद रख सके। निश्चित रूप से कई लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एकदम से नया है, और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है या जिनका सब्जेक्ट आर्ट नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी और भी समस्या हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा। सबका अपना अपना एक पढ़ने का तरीका होता है। कोई लिखकर पढ़ता है, कोई ज्यादा जोर जोर से बोलकर पढ़ता है, कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, कुछ लोग सिर्फ अक्षर को पढ़ते पढ़ते भी याद कर लेते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे भी आपके तरीके हैं, उन तरीकों के माध्यम से इनको याद रखने की कोशिश करें। दूसरी बात मैं बताता हूं कि ये जो जब आप अपने नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे या अगर बनाते हैं तो आपको और जल्दी याद होंगे। निश्चित रूप से जब अपने हाथ से हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो चीजें हम दो डबल माइंड के हिसाब से याद रहती है। पहला तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको देख रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। दूसरा हम हमारे हाथ से क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो दो तरीके से वो चीजें हमारे माइंड में जाती है। इसलिए लिखना मैं ज्यादा सुविधाजनक समझता हूँ कि लिख लेना चाहिए चीजों को, तो ज्यादा बेस्ट रहता है। फिर से मैं एक बार आपको तुरंत इसका क्विक बता देता हूँ कि लॉर्ड डलहौजी के इसमें से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में हुआ था, जिसमें पंजाब को इन्होंने अधिग्रहित कर लिया था, सिक्किम का विलय किया था कुशासन का आरोप लगाकर, और विलय नीति अपनाई थी जिसमें झांसी, सतारा, कानपुर, नागपुर, इन सब राज्यों को, अवध, इन सब राज्यों को इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने अपने इधर विलय किया था। विलय नीति के तहत इन्होंने निसंतान मर जाने वाले भारतीय रियासत का जो राजा था उसको क्या करते थे, ये मतलब एक तरीके से उसको राज्य को अपने इसमें मिला लेते थे। चार्ल्स वुड डिस्पेच 1854 में आया था, जो कि उच्च शिक्षा के लिए था। ठीक है। प्रथम रेल लाइन की शुरुआत 1853 में हुई थी, जो कि मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के मध्य हुई थी। भारत में पहली बार कार सेवा की शुरुआत 1853 में हुई थी, जो कि कोलकाता से आगरा तक थी। और पोस्ट ऑफिस एक्ट लाने वाला व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी था, जिसमें पहली बार डाक टिकट की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। पहली बार सार्वजनिक विभाग बनाने वाला व्यक्ति डलहौजी था, और शिमला को भारत की राजधानी बनाने वाला, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला व्यक्ति भी लॉर्ड डलहौजी था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। दूसरा मैं बता देता हूँ लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो कैनिंग के बारे में कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वाइसराय, ये सब फैक्ट इसके अधीन आते हैं। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह 1856 लेकर आया ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। 1857 में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में जो महारानी विक्टोरिया थी ब्रिटेन की, उसने क्या किया, जो ब्रिटिश का कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया और एक घोषणा पत्र निकालकर भारत पर सत्ता स्थापित की। और घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1773 के एक्ट में, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई थी। लेकिन इसके शासनकाल में 3 जगह पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई।
बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। फिर आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत 1861 में हुई। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन के समय 1860 में आया था, या जेम्स विल्सन द्वारा लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। और इलाहाबाद में कैनिंग का विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र पढ़ा था वो वाली लाइन है। 1862 से 1863 तक लॉर्ड एल्गिन जो था उसमें उसके शासनकाल में एक विद्रोह हुआ था जिसे हम वहाबियों के विद्रोह के नाम से जानते हैं 1863 में। 1864 से 69 तक लॉरेंस करके व्यक्ति रहता है जिसे भारत का रक्षक कहा जाता है और एक विजयी का संचालक नाम से इसको पुकारा जाता है। इस व्यक्ति ने सबसे पहले जो अपनी नीति अपनाई थी वो अफगानिस्तानियों के प्रति क्या किया था, हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अर्थात अफगानिस्तान से इसने क्या किया था कि मुझे इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करना। अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति। पहली बार एक अकाल आयोग का गठन किया गया था जिसे हम प्रथम अकाल आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका अध्यक्ष जॉर्ज कैंपबेल था। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आता है। प्रथम समुद्री टेलीग्राम की शुरुआत जो 1865 में हुई थी वो इस लॉरेंस के समय हुई थी 1865 में। फिर लास्ट में जो आता है लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो की दो महत्वपूर्ण घटना है। एक तो मेयो कॉलेज की स्थापना वो है अजमेर में, और दूसरा अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत 1872 में, जो कि एक भारत में शुरुआत की गई थी अखिल भारतीय जनगणना की, लेकिन नियमित शुरुआत करने वाला व्यक्ति जो था वो रिपन था। ठीक है, लिटन था, तो वो भी आगे आएगा। तो ये मुख्य मुख्य जो फैक्ट है आज के हम लोगों को हमारी आधे घंटे की जो क्लास रहती है, क्योंकि जो वीडियो रहता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उसमें समस्याएं आती है कि एक बार में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो फैक्ट सब एक दूसरे से कंबाइन है या एक दूसरे से रिलेवेंट है, इसलिए हम भूलने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए हम कम कम करके इनको पढ़ रहे हैं। और ये मान के चलिएगा जो आधुनिक भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे ही हमारे वायसराय खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको खुद को भी लगेगा कि जो आधुनिक भारत है वो लगभग खत्म सा हो गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। एक तो स्वतंत्रता आंदोलन बचता है, कुछ किसान आंदोलन बचते हैं, कुछ आदिवासी आंदोलन बचते हैं, और उसके बाद कांग्रेस बचती है। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है, और कांग्रेस के अंदर ही गांधी जी के आंदोलन आ जाते हैं। वो सबका जो मतलब फैक्ट है वो इसके अंदर भी आएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें इसमें भी आएगी। तो दोबारा आपका चीज क्या होगा, एक तरीके से रिवीजन होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन वायसराय गवर्नर की घटनाओं को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपका जो आधुनिक भारत है वो इसी पे ज्यादा टिका हुआ है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने आपको कल बताया था कि इसका पीडीएफ में भेज ही रहा हूँ, अगर चाहे तो आप उसकी भी प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि खुद से मेहनत करो तो ज्यादा वो चीजें समझ में भी आती है, याद भी रहती है, और लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मैं जल्दी ही जो करंट अफेयर्स है उसके छोटे छोटे 2-2, 4-4 मिनट के वीडियो को अपलोड करता रहूंगा, आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। हो सकता हम सारी की सारी नियुक्तियों पर एक वीडियो बना ले, हो सकता है हम अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित एक वीडियो बना ले, हो सकता है हम खेल से संबंधित पूरा वीडियो बना ले। तो ये सारे वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अगर किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, या हम क्लास को फिर समाप्त करते हैं, कोई भी। सर हाँ सर, एग्जाम 20 तारीख को ही होगी क्या? क्या एग्जाम का मैम जैसे कल हो गई ना? हाँ नहीं, अभी वो पेपर की बात है, आप उस पेपर की बात पे इतना विश्वास ना करें, लेकिन 90% या 80% ये है कि अब एग्जाम जो है हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन जब तक हम आयोग कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे देता तब तक उसको नहीं मानना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब आपने देखा होगा कि जब अप्रैल में पेपर था तो लगभग 5 से 7 दिन पहले उन्होंने बोला था कि हम डेट आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमको 10 तारीख तक वेट करना चाहिए, इवन 5 तारीख तक तो वेट करना ही चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे कि एग्जाम आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आपको भरपूर समय दिया है उसने, आप ये नहीं कह सकते कि आयोग ने समय नहीं दिया है। अब ये अलग बात है कि हम घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम थी, जनवरी में विज्ञापन, दिसंबर में विज्ञापन आया था, अप्रैल में एग्जाम थी, 4 महीने तो वहां मिल गए आपको, फिर अप्रैल के बाद जून की गई तब भी आपको 2.5 महीने मिल गए। तो यहाँ पर गलती आयोग की नहीं, अगर वो एग्जाम लेता है उसके पास पूरी तैयारी है। इवन मैंने खुद ऐसा सुना था कि कॉलेज स्कूलों में जो सेंटर बनाए गए थे वहां पे सामग्री भी पहुंचा दी गई थी जब 12 अप्रैल की एग्जाम होने वाली थी। तो यहाँ पर तैयारी आप रखिए, अगर बढ़ जाती है तो फिर से रिवीजन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये फिक्स है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने अभी कोई क्लियरिटी नहीं दी है, सिर्फ पेपरबाजी हो रही है। और आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक पेपर में गलत न्यूज छाप दी गई थी जिसका खंडन आयोग ने दूसरे दिन किया था, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो निश्चित रूप से
वो भी क्लियर हो जाएगा आपको 2-4 दिन में। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि